घर के चारों ओर पुलिस ने पीले रंग की टेप का घेरा डाल दिया। सामने से निकलने वाला प्रत्येक राहगीर कुछ पल के लिए खड़ा होकर सोचने लगता कि इस घर में क्या हुआ है। इस घर में किसी की मृत्यु हुई है जिसकी सूचना डाकिये से मिली है। जब डाकिया लेटर बॉक्स से चिट्ठी निकाल रहा था तो उसे अंदर से एक अजीब प्रकार की महक आई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर कोई हलचल न हुई। डाकिये को किसी अनहोनी की शंका होने लगी। उसने जेब से मोबाइल निकालकर 999 पुलिस का नंबर घुमा दिया। पुलिस का नंबर क्या घुमाया कि शोर मचाती हुई 2 पुलिस की गाड़ियां व एक एम्बुलेंस कुछ ही पलों में वहां पहुंच गई। अपने चेहरे पर मास्क पहनकर पुलिस ऑफिसर ने दरवाजे को जोर से धकेला, परंतु वह अंदर से बंद था। पहले पुलिस ने मास्टर की सहायता से ताला खोलना चाहा। कई डबल गलीज ताले मास्टर की से भी नहीं खुलते। अंत में हार के वे दरवाजे को ताला तोड़कर अंदर घुसे। अंदर घुसते ही उन्हें बहुत जोर की महक आई। लिविंग रूम में बहुत गर्मी थी। गैस फायर पूरे जोश से जल रही थी। गैस फायर के सामने ही रॉकिंग चेयर पर एक पुरुष बैठा था। यह महक उसी से आ रही थी। इतनी गर्मी के कारण उसके शरीर की त्वचा भी पिघलकर ढुलकने लगी थी। यहीं से सड़े मांस की गंध आ रही थी। कुर्सी से नीचे लटकते उसके हाथ की उंगलियों में एक सिगरेट दबी हुई थी, जो न जाने कब की एक लंबी राख की लकीर छोड़कर बुझ चुकी थी। उस मृतक पुरुष की टांगों पर एक लिफाफा पड़ा मिला। यह सोचकर कि शायद कोई सुराग मिल जाए, पुलिस ऑफिसर ने वह लिफाफा खोला, जिसमें लिखा था, हम सब की ओर से आपको अपनी 65वीं वर्षगांठ की बहुत बधाई, पुनीत। लिफाफे को पलटकर देखा तो 30 दिसंबर की लौह वरों की मोहर लगी हुई थी। ऑफिसर ने वो कार्ड फिर से लिफाफे में डाल दिया। हो सकता है यह कार्ड छुट्टियों के कारण 2 जनवरी को मिला हो। उन दिनों ठंड भी तो गजब की थी। पुलिस ने पूरे घर का निरीक्षण किया। उनके साथ आए हुए फोटोग्राफर ने हर कोने से कमरे से चित्र उतारे। कुर्सी पर बैठे उस पुरुष की प्रत्येक एंगल से कई फोटो ली गई। कुर्सी के चारों ओर चौक से एक लकीर खींचकर पुलिस का काम यहां पर समाप्त हुआ। उनका काम समाप्त होते ही एम्बुलेंस से पैरामेडिक्स बुलाया गया। पैरामेडिक्स ने मास्क ही नहीं, हाथों में सफेद रंग के संबे दस्ताने भी पहने हुए थे। पहले लाश की जांच की गई। पैरामेडिक्स ले पुलिस की आज्ञा से गैस फायर बंद किया गया। बिना पोस्टमार्टम के यह बताना कठिन था कि मौत कितने दिन पहले हुई थी। लाश की जांच हो जाने के पश्चात उस लाश को एक कंबल में लपेट दिया गया। एम्बुलेंस से स्ट्रेचर लाकर लाश को आराम से उस पर लिटा दिया गया। फिर वह पूरा स्ट्रेचर एम्बुलेंस के अंदर ले गए। एम्बुलेंस जिस तेजी से शोर मचाती हुई आई थी, अब उतनी ही उदासी से धीरे से सरकती हुई वहां से रवाना हो गई। दरवाजे पर नया ताला लगवाकर पुलिस ने उस पर पीले रंग का टेप लगा दिया। जिस घर से लाश मिली है यह सारा काउंसिल का एरिया है। यहाँ अधिकतर बुजुर्ग या 60 वर्ष से ऊपर सिंगल लोग ही रहते हैं। जिलियन, जो इस घर से 3-4 घरों की दूरी पर ही रहती है, पुलिस और एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनकर उत्सुकतावश देखने चली आई। रोजी, यह तुम्हारे पड़ोसी घर में क्या हुआ है? यहाँ मेरे पड़ोस में जो व्यक्ति रहता था उसकी मृत्यु हो गई है। अभी पुलिस पूछताछ करने आई थी, उन्हीं से पता चला है। जीसस क्राइस्ट, जिलियन अपने सीने पर क्रॉस बनाते हुए बोली, कुछ पता चला? उसकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई? नहीं। जूलियन पुलिस घर जाग जाग कर यही पता लगाने का प्रयत्न कर रही थी कि वह कौन था। पड़ोसी होने के नाते मैं बस इतना ही जानती हूँ, उसका नाम घनश्याम गुप्ता था। वह बहुत ही भला इंसान था, जो न किसी के लेने देने में था, एक बहुत ही अकेला इंसान, जिसे कभी उसके बच्चे या कोई रिश्तेदार मिलने भी नहीं आए। अकेले तो हम सब हैं रोजी, न जाने हमारा अंत कैसा होगा। जिलियन उदास होते हुए बोली, ऐसा मत सोचो जिलियन, हम सब हैं ना यहाँ एक दूसरे के लिए। कब तक? जब समय आएगा तो क्या मालूम कौन कहाँ होगा, उसने चलते हुए कहा। पुलिस भी बस इतना ही कर पाई कि इस मृतक का नाम घनश्याम गुप्ता था। पोस्टमार्टम के अनुसार इसकी मृत्यु 31 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच हुई है। आज 27 जनवरी है, इसका मतलब 25 दिन से ऊपर हो गए इसकी मृत्यु को।
हमें शीघ्र ही पता लगाना चाहिए कि यह कार्ड भेजने वाला कौन है। पुलिस उसके परिवार के विषय में जानने के लिए अपने काम में जुट गई। काम तो किसी का नहीं रुकता, चाहे कैसा भी मौसम क्यों न हो, गर्मी हो या सर्दी। लगता है इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। दस्तानों के अंदर भी उंगलियां सर्दी के मारे जैसे सिकुड़ रही हों। उस दिन भी ऐसे ही कड़ाकेदार ठंड थी। ब्रिटेन के लोग वाइट क्रिसमस मांगते हैं, परंतु मौसम को देखकर तो यूं लगता है कि क्रिसमस के स्थान पर इस वर्ष वाइट नववर्ष जरूर होगा। कल रात से ही बर्फबारी हो रही है। नववर्ष का आगमन कितनी गर्मजोशी से ठंडे बर्फ के फोहे उड़ाते हुए हुआ। पतझड़ के पश्चात नग्न पेड़ों की डालियां शर्म से झुकी हुई, आज श्वेत वर्ण के वस्त्रों से ढकी कैसे गर्व से सिर झुकाए झूम झूम कर धरती पर सफेद मोतियों की चादर बिछ रही है। प्रकृति का एक इतना सुंदर दृश्य जिसने रातों रात श्वेत रंग बिखराकर पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया, जिसे देखकर मनुष्य तो क्या पशु पक्षी में भी अपनी सुध बुध खो दी। सुध बुध तो घनश्याम की खो चुकी है। उंगलियों में सिगरेट दबाए रॉकिंग चेयर को खींचकर वह लंबे शीशे के सामने आकर बैठ गया। इस दरवाजे के बाहर एक छोटा सा बरामदा और उसके आगे गार्डन है। घर को दूसरे घरों से अलग करने के लिए गार्डन के चारों ओर लकड़ी की फेंस लगी हुई है जो भूरे रंग की है। सर्द ऋतु के कारण बगीचे में कोई फूल पत्ती दिखाई नहीं दे रही। धीरे धीरे सब कुछ बर्फ से ढकता जा रहा है। बर्फ को देखकर घनश्याम को अपनी छोटी बेटी ऋचा की याद आ गई। पापा देखिए ना, कितनी जोरों से बर्फ गिर रही है, चलिए स्नोमैन बनाएं। बेटा इतनी ठंड में बीमार हो गई तो मम्मी हम दोनों को डांटेगी, घनश्याम ऋचा को कोट पहनाते हुए बोले। पापा चलिए ना, बस छोटा सा बनाएंगे, उसने दोनों हाथों को आगे करते हुए कहा, जिनमें गाजर, टमाटर और खीरा थे। घनश्याम बेटे की बात न टाल सके और चल पड़े दोनों बाप बेटी गिरती बर्फ में स्नोमैन बनाने। एक बड़ा सा बर्फ का पुतला बनाया गया। गाजर से उसकी नाक, टमाटर की फांक से होठ और खीरे के 2 गोल टुकड़े काटकर उस स्नोमैन की आंखें बनाई गईं। बर्फ से काम करते हुए दोनों बाप बेटी के हाथ ठंडे पड़ गए थे। पुरानी यादों में खोए घनश्याम अनजाने ही अपने हाथों को मलकर गर्म करने लगा। बाहर की ठंडी बर्फ भी उसके भीतर उठते सोचों के उबाल को न रोक सकी। कहाँ गया वह सब कुछ? एक छोटी सी भूल से जैसे जिंदगी ही रुक गई हो। आखिर कब तक वह अपनी गलतियों की सलीब को ढोता रहेगा? कहने को वह 4 बच्चों का बाप है, एक भरा पूरा परिवार है उसका। कहाँ है वो परिवार जिसको उसके बेबुनियाद शक और झूठे घमंड ने ठोकर मार दी? बच्चे उसके होकर भी उसके नहीं। नहीं, यह झूठ है। वो सब तो आज भी उसी के हैं, वही ही उसका न हो सका। दरवाजे पर एक आवाज सुनकर उसकी सोच को झटका लगा। अनमने मन से बड़बड़ाते हुए वो उठा। लोगों के पास पता नहीं कितना व्यर्थ का समय है और पैसा है जो यूं ही कागजों के पुलिंदे दूसरों के घरों में फेंकते रहते हैं। अरे यह तो कोई चिट्ठी लगती है। उस पर लौम फरो की मोहर देखकर चिट्ठी उसके हाथ से गिर गई। वर्षों पहले ऐसे ही एक चिट्ठी आई थी। कितना गर्व महसूस किया था उसने उसे अपनी जीत समझकर कि चलो सीमा ने अपनी ही गलती मान ली, अवश्य ही माफी मांगकर मुझे वापस बुलाया होगा, आखिर पति हूं उसका। मगर लिफाफा खोलते ही उसका सिर घूम गया और यह कैसी अनहोनी हो गई। एक भारतीय पत्नी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मारवाड़ी परिवार में यह पहली स्त्री होगी जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। जरूर किसी ने इसे सिखाया होगा। हाँ, है ना इसे सिखाने वाले, एक अतुल और दूसरी अलका। वे सीमा जिसको वह कितना कुछ कह देता था, जवाब देने के स्थान पर खामोशी से आंसू बहाती हुई कमरे से बाहर जाती थी। आज उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? वह नारी की हिम्मत और ताकत को शायद भूल गया था। आज सीमा ने वो कर दिखा दिया जिसकी वह सदैव उसको धमकी देता आया है। पत्नी की ओर से आया तलाकनामा उसके हाथ में कांप रहा था। उसे इस तलाकनामे पर हस्ताक्षर करके वापस भेजना है। सुनार आभूषण तराशने के लिए छोटी सी हथौड़ी बड़े प्यार से आभूषण पर चलाता है, वहीं लोहार को लोहे का सामान बनाने के लिए हथौड़ा जोर से मारना पड़ता है। आज सीमा ने भी एक ही बार में बरसों के दबे हुए अपमान के गुबार को निकाल दिया। यह सब करना उसके लिए भी आसान नहीं था।
शादी के 16 वर्षों में उसने सैकड़ों बार सुना होगा तो मैं छोड़ दूंगा। सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। अभी तक वह 4 बच्चों के कारण खामोश थी। खामोशी भी कभी ज्वार भाटे के समान फूटकर सारा लावा उगल शांत हो जाती है। शांति तो अब घनश्याम की भंग हो चुकी थी। उसे अभी तक महिला शक्ति का आभास नहीं था। आभास होता भी तो कैसे? भारत में केमिस्ट्री में पीएचडी करने के पश्चात भी ब्रिटेन में उसकी अंग्रेजी जुबान कोई नहीं समझ पाता था। जब उसका कानपुरिया एक्सेंट कभी बच्चे भी न समझ पाते तो वह उन पर झल्ला उठता। उधर सीमा भी भारत से ही पढ़कर आई है। उसकी पढ़ाई मिशनरी स्कूल में होने के कारण उसे ब्रिटेन में आकर अंग्रेजी बोलने या समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। एक पुरुष और भारतीय पति होने के नाते घनश्याम कैसे सहन कर सकता था कि उसकी पत्नी उससे आगे निकल जाए? सहन तो सीमा करती आ रही थी, जिसे घनश्याम उसकी दुर्बलता समझकर उसे मानसिक ताड़ना देने से न चूकता। एक पतिव्रता महिला सब कुछ सहन कर सकती है, किंतु अपने चरित्र पर लांछन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो वह काम से थकी हारी आती है और आते ही पति की जुबान से फूल बरसने लगते। अंत में बात सदैव सीमा को छोड़ देने पर ही समाप्त होती। घनश्याम ने तो सोचा भी नहीं था कि उसकी बंदर भवकियों का जवाब कभी ऐसा भी मिल सकता है। सिगरेट के कश खींचते हुए हाथ में चिट्ठी लेकर घनश्याम रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। अब यह कुर्सी ही तो उसकी एकमात्र साथी है, जो उसे आराम के साथ पुरानी यादों में ले जाकर उसकी गलतियों का एहसास भी दिलाती रहती है। उन गलतियों का एहसास जिन्हें सीमा हमेशा नजरअंदाज करती रही। घनश्याम यह स्त्री की दुर्बलता समझता रहा। किसी पर हाथ उठाने से केवल शरीर पर चोट लगती है, किंतु यह रोज रोज के ताने दिल पर गहरा घाव छोड़ छेद कर निकल जाते हैं। छेद कर तो आज ये ठंड जा रही है सारे शरीर को। बर्फ की गति और बढ़ गई थी। अब तो साथ में तेज हवा भी चलने लगी थी, जिसे देखकर यूं प्रतीत होता था मानो बर्फ में एक तूफान उठा हो। बाहर का ऐसा माहौल देखकर घनश्याम को ठंड लगने लगी। उसने कंधे पर पड़ी शॉल को अपने चारों ओर लपेट लिया और उठकर जलती हुई गैस फायर को थोड़ा और ऊंचा कर दिया। घनश्याम ने उस बड़े दरवाजे के पास से कुर्सी को खींचकर गैस फायर के सामने रख दिया। यह गिरती बर्फ सदा उसके मन में गर्मा गर्म चाय पीने की इच्छा जगा देती है। किचन में जाकर उसने एक पतीले में पानी डाला और चाय के लिए गैस पर चढ़ाते हुए फिर ख्यालों में खो गया। सीमा, जरा अच्छी सी कड़क चाय तो पिलाओ, और हाँ, आज 2 चम्मच चीनी भी डाल देना। फीकी चाय पी पी कर मुंह का स्वाद भी खराब हो गया है। आप जानते हैं कि आपके लिए चीनी ठीक नहीं है। मुश्किल से आपकी इंसुलिन कम हुई है। सीमा चाय बनाते हुए बोली, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये मुझ शुगर की बीमारी तो पीछा छोड़ने वाली है नहीं। कम से कम चाय तो मतलब की पी लेने दिया करो। हाथ में जलती सिगरेट से जब उंगलियां जली तो उसकी सोच का तांता टूटा। गैस पे रखा चाय का पानी भी उबलकर आधा रह चुका था। घनश्याम ने उसमें भर के 2 चम्मच चाय की पत्ती के डाले, आधा प्याला दूध का, 3 चम्मच चीनी के डालकर उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कि वह सीमा को चिढ़ा रहा हो। उसने चाय को खूब उबाला। आज वह ऐसी चाय पीना चाहता था जो उसके कलेजे के साथ उसकी सारी पुरानी यादों को भी जलाकर राख कर दे, बिल्कुल इस जलती हुई सिगरेट के समान। ऐसा ही एक उबाल उस दिन सीमा के सीने में भी उठा था। उसके सामने कुछ कागज बिखरे पड़े थे, वह जिन्हें पढ़ने का प्रयत्न कर रही थी। आज शाम ने मर्यादा की हर सीमा को तोड़ दिया था। तलाकनामे पर तो हस्ताक्षर किए ही साथ में एक पर्चा भी था। लो, आज मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारे बच्चों को भी तलाक देता हूँ। कभी सीमा कागज उठाती, कभी दूसरा। पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा था। घबराहट के कारण साड़ी का पल्ला दांतों में दबाकर जोर से खींच देती। एक हस्ताक्षर और 16 वर्ष का रिश्ता समाप्त। ये 7 फेरों 7 वचनों से बंधे रिश्ते क्या इतने दुर्बल होते हैं, जिसका निर्णय एक कागज का टुकड़ा ले लेता है? क्या यह वही सीमा है जो दफ्तर में रोजाना न जाने कितने बड़े निर्णय लेती है, सारा दिन कितनी ही चिट्ठियों पर हस्ताक्षर करती है, और आज इस कागज पर हस्ताक्षर देखते हुए उसका संपूर्ण वजूद क्यों कांपने लगा? वह बच्चों के प्रश्न का कैसे उत्तर देगी? वह समाज की नजरों का सामना अकेले कैसे करेगी? दोष तो सब उसी को देंगे।
एक स्त्री पति के जुल्म सहती हुई खामोशी से जीती रहे तो समाज खुश है, परंतु जहां उसने सिर उठाया कितने ही जूते उसे कुचलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह जानती है उसके इस निर्णय को माँ और भैया कभी सहमति नहीं देंगे। इस पुरुष प्रधान समाज में पैदा होते ही लड़की की जुबान को सिल दिया जाता है। पति का हर जुल्म सहना अच्छी गृहिणी का गुण माना जाता है। कुर्बानी ही स्त्री का दूसरा नाम है। दरवाजे पर दस्तक सुन सीमा के हाथों से कांपते हुए कागज छूटकर मेज पर यूं बिखर गए मानो वह कोई चोरी करती हुई पकड़ी गई हो। देखा तो सामने उसकी सहेली अलका खड़ी थी। सीमा के धैर्य का बांध सारे बंधन तोड़कर वेग गति से बह निकला। सब कुछ खत्म हो गया अलका, वह उसके सामने कागज बढ़ाते हुए हिचकियों में बोली। कुछ खत्म नहीं हुआ सीमा। कागज पढ़ते हुए अलका ने सीमा को गले लगा लिया। यह तो तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है, संभालो अपने आप को। क्या यह मेरी वही बहादुर सहेली सीमा है? मैं टूट चुकी हूँ अलका। अजी जिसके चार चार सहारे खंबे के समान साथ खड़े हों वो कैसे टूट सकती है? ऑफिस की शेरनी को यह सब शोभा नहीं देता सीमा। हमें अपनी सखी की एक ही अदा तो पसंद है, जिसके प्यार में कोई आवाज नहीं और टूटे तो झनकार नहीं। झनकार तो उस दिन हुई थी जब वह थकी टूटी रात को 8 बजे घर आई थी। दरवाजा खोलते ही घनश्याम उस पर बिफर पड़े। कभी घड़ी भी तो देख लिया करो महारानी। माफ करना, शाम मीटिंग जरा ज्यादा ही लंबी खिंच गई। यह तुम्हारा कौन सा ऑफिस है जो आधी रात तक खुला रहता है? तुम्हें यह भी भुला देता है कि घर में तुम्हारे पति और बच्चे हैं, वे भी तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। सीमा का आज का दिन ऑफिस में वैसे ही बुरा बीता था। यह नया बॉस प्रमोद नागर जब से आया है कोई न कोई मुसीबत खड़ी करती रहता है। सीमा का सिर दर्द से फटा जा रहा था। सारा दिन कुछ खाने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। ऊपर से घर आते ही सदा की तरह घनश्याम का क्रॉस एग्जामिनेशन। वह बड़े शांत स्वर में बोली, बच्चों के पास आप जो हैं शाम को, मैं जानती हूँ आप उनको कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देते। हाँ, मैं घर में बच्चों की आया बन के रहूं, तुम्हारी नौकरी करता रहूं, यही तो तुम चाहती हो। किसी को तो काम करना है ना श्याम। अभी सीमा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि घनश्याम तड़प कर बोले, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं निठल्ला हूँ? तुम्हारी कमाई पर जी रहा हूँ? जानती हो कि तुमसे ज्यादा कमाता हूँ। 4 दिन मुझे नौकरी से घर क्या भेज दिया, तुम दिखाने लगी अपने रंग। एक दिन छोड़ दूंगा तो निकल जाएगी सारी हेकड़ी। देखता हूँ कैसे पालती हो नौकरी के साथ बच्चों को। शाम प्लीज धीरे बोलिए, बच्चे कहीं सुन न रहे हों। अच्छा है वो भी सुने अपनी माँ की करतूतों को। आज यह अतुल आया है ना तुम्हें छोड़ने। आप ही तो सुबह मुझे काम पर छोड़कर आए थे। आपकी कार सर्विस के लिए जाने वाली थी। फिर यदि अतुल मुझे छोड़कर गया है तो उसमें हर्जी क्या है? हमारा घर उसके रास्ते में ही तो पड़ता है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? शाम, इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले यह तो सोच लिया होता कि मैं आपके ब्याहता और 4 बच्चों की माँ हूँ। सीमा हमेशा की तरह रोती हुई बिना ही कुछ खाए वहां से जाने लगी और घनश्याम पीछे से बोले, मैं कल सुबह लीड्स जा रहा हूँ। कल सुबह तक भी क्यों रुकूं? अभी जा रहा हूँ, मुझे जॉब पर वापस बुला लिया है। शाम, कुछ दिन और अभी बच्चों के पास रुक जाते, मैं ऑफिस में काफी गड़बड़ चल रही है। सीमा जाते हुए रुक गई। क्यों? मैं तुम्हारे बच्चों की आया हूँ, शाम चिल्लाकर बोले। ये बच्चे आपके भी तो हैं। नहीं, यह मेरे बच्चे नहीं, आपके बच्चे हैं। संभालिए आप अपनी गृहस्थी को अकेले। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक। मेरा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से कोई मतलब नहीं। ऊपर बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ। जिसका सीमा को डर था वही हुआ। बच्चों ने सब कुछ सुन लिया था। सुनाया और सिखाया तो घनश्याम ने था। जाने से पहले अपनी मझली बेटी रेनू को, रेनू बेटा पापा का एक काम करोगी? जी पापा, ये हम दोनों के बीच की बात होगी। मम्मा को इस विषय में कुछ भी मत बताना। तुम तो जानती ही हो कि मम्मा तुम्हें कितना डांटती है। तुम मेरी लाडली बेटी हो, इसलिए तुम्हें यह काम सौंप रहा हूँ। बोलिए पापा, मुझे क्या करना होगा? मैं कल सुबह लीड्स वापस जा रहा हूँ। तुम बस अपनी मम्मा पर नजर रखना कि वह कितने बजे काम से घर आती है और अतुल अंकल साथ में आते हैं कि नहीं। अतुल अंकल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते पापा। मैं जानता हूँ बेटा, इसीलिए तो यह तुम्हारी बड़ी बहन को न देकर तुम्हें सौंप रहा हूँ। आई लव यू पापा, रेनू पापा से लिपटते हुए बोली। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। आज घनश्याम ने छोटी सी बच्ची के दिमाग में शक का बीज डाल दिया था।
यह फालतू का शक शाम को न जाने कहाँ ले जाएगा। वह तो सीमा का कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं है। सीमा का स्त्रीत्व तो घायल होकर रह गया। आदमी को अपने पुरुषत्व का इतना घमंड। अब मैं इनको दिखाऊंगी कि पुरुष के बिना भी एक स्त्री संपूर्ण है। सीमा की आंखों के आंसू सूख गए। नहीं, अब वह अबला नारी बनकर नहीं जिएगी। सीमा ऑफिस में बैठी कुछ चिट्ठियां पढ़ रही थी कि प्रमोद उसके कमरे में आया। सीमा जी, आज शाम को काम के पश्चात कुछ दूसरे कम्युनिटी सेंटर्स के साथ मैंने मीटिंग रखी है जिसमें आपका होना भी आवश्यक है। सॉरी मिस्टर नागर, मेरे जॉब एग्रीमेंट में महीने में केवल एक देर शाम तक मीटिंग के बारे में लिखा है और वो मीटिंग कल हो चुकी। मैं 5:30 बजे के बाद नहीं रुक सकती। आप मेरे बिना चाहें तो यह मीटिंग कर सकते हैं। सीमा ने ऐसी गंभीर आवाज में कहा कि प्रमोद आगे कुछ न कह सका। यह आज इतनी गंभीर क्यों है? प्रमोद सोचने लगा। जरूर कल रात पति के साथ तू में हुई होगी। यही तो मैं चाहता हूँ। काम में तो इसे कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसे ही नहीं। ऐसे ही सोचते हुए प्रमोद कुछ आगे और योजनाएं बनाने लगा सीमा को तंग करने के लिए। यही सीमा के स्थान पर कोई अंग्रेज महिला होती तो प्रमोद उसके लिए तलुए चाटते दिखाई देता। किंतु एक भारतीय पुरुष कभी सहन नहीं कर सकता कि ऑफिस में कोई भारतीय नारी की जानकारी उससे अधिक हो। जानकारी लेने हेतु घनश्याम ने रेनू को फोन कर डाला, यह जाने बिना कि आज सीमा घर पर है। फोन उसकी बड़ी बहन रंभा ने उठाया। हेलो रंभा, बेटे फोन जरा रेनू को देना। जी पापा। किसका फोन है रंभा? सीमा ने जानना चाहा। पापा का है मॉम, वह रेनू से बात करना चाहते हैं। वैसे वह अक्सर रेनू से बात करते हैं। उधर रेनू बोल रही थी। जी पापा। नहीं, मम्मी आजकल बहुत जल्दी घर आ जाती हैं। मैं हमेशा उन पर नजर रखती हूँ। कौन अतुल अंकल? वो तो जब से आप गए हैं कभी घर ही नहीं आए। सुनते ही सीमा का सिर झरना उठा। शाम छोटी सी बच्ची से जासूसी करवा रहे हैं, वो भी अपनी माँ की। सीमा ने रेनू के हाथ से फोन ले लिया। आप जानते हैं आप ये क्या कर रहे हैं श्याम? अपना काम निकलवाने के लिए एक छोटी सी बच्ची के दिमाग में अपनी माँ के प्रति जहर भर रहे हैं। कितने अच्छे संस्कार दे रहे हैं ना अपने बच्चों को। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है। घनश्याम गुस्से से बोले। बुज़दिलों के समान बच्चों को प्रयोग करना छोड़िए और मुझसे बात करिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। अभी तक मैं एक पत्नी का धर्म निभाकर खामोश थी, लेकिन आज आपने एक माँ की ममता को ललकारा है जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, मुझसे ऐसे बात कर रही हो? हाँ, अतुल जो आ गया है तुम्हारी जिंदगी में, बस अब आगे एक और शब्द नहीं। आप मेरी हिम्मत देखना चाहते हो ना, तो देखिए। सीमा ने फोन पटक दिया। उसका सारा शरीर पत्ते के समान कांप रहा था। क्या यह वही इंसान है जिसके साथ मैंने 16 वर्ष बिताए हैं? इतनी कड़वाहट। सीमा ने गुस्से से फोन उठाकर एक नंबर घुमाया। हेलो बीटी एक्सचेंज, मैं सीमा गुप्ता 231097 से बोल रही हूँ। मैं अपना फ़ोन नंबर बदलना चाहती हूँ। कोई विशेष कारण? आप कब से बदलना चाहती हैं मैडम? उधर से आवाज़ आई। जी निजी कारण है, आज से ही बदल दीजिए तो अच्छा है। सीमा ने फ़ोन ही नहीं बदला बल्कि अपने जीवन का पन्ना ही बदल दिया। घनश्याम ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी धमकियों का इतना बड़ा और कड़ा जवाब आएगा। घनश्याम चाहकर भी कभी लव वरो ना आ पाए। क्या मुंह लेकर आते? स्वयं ही तो सीमा से कह दिया था कि बच्चों से उनका कोई संबंध नहीं। यही एक माँ के साथ उसके बच्चों का भी अपमान था। सीमा ने हिम्मत न हारी। एक अकेली महिला के लिए आसान नहीं कि वह डिमांडिंग जॉब करते हुए बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी तालीम भी दे। काम पर जब देखो प्रमोद नागर कोई न कोई मुश्किल उत्पन्न करता ही रहता। सीमा लव वरो जैसे छोटे शहर में रहती है। लोगों को शीघ्र ही पता चल गया कि वह पति से अलग हो गई है। सुनकर प्रमोद नागर की हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई। सीमा प्रमोद के ऑफिस से बाहर ही निकल रही थी कि कुछ सुनकर वहीं ठिठक गई। प्रमोद बोल रहा था, एक जवान औरत चाहे दूसरों के सम्मुख कितनी भी कठोर क्यों न बन जाए, परंतु अकेले में कभी तो मन मचलता होगा। अब वो समय दूर नहीं जब वह स्वयं आकर यहाँ बैठेगी। प्रमोद जंगा पर हाथ मारते हुए कह रहा था और बाकी उसके चेले चपाटे सब हंस रहे थे। सबकी हंसी ही नहीं, मुंह भी बंद हो गए जब दरवाजे में सीमा को खड़े देखा। सीमा धीरे धीरे कदम उठाकर दरवाजे के अंदर आई। वह सीधे आकर प्रमोद के सामने खड़ी हो गई। क्या कह रहे थे आप मिस्टर नागर? मैंने ठीक से सुना नहीं। प्रमोद सीमा को वहां खड़ा देख सकपका गए, परंतु तुरंत ही स्वयं को संभालते हुए बोले, बस यूं ही कुछ।
पति द्वारा छोड़ी हुई औरतों की बातें कर रहे थे। ऐसी औरतों को समाज किस नज़र से देखता है? यह शायद आप 16वीं सदी की बात कर रहे थे मिस्टर नागर, जब नारी सब प्रकार से पति के ऊपर निर्भर रहती थी। मैं आपको याद दिला दूं कि यह 21वीं सदी है। आज की पढ़ी लिखी नारी स्वयं ही सक्षम है और अपने परिवार को पालने की हिम्मत रखती है। आप जंगा पर हाथ मारकर कुछ कह रहे थे। ऐसे ही सदियों पहले किसी ने जंगा पर हाथ मारकर यही शब्द कहे थे और उसका हश्र क्या हुआ था ये हम सभी जानते हैं। मैं तो आज शाम की मीटिंग के विषय में कुछ बात करने आई थी। देख रही हूं कि आप किन्हीं विशेष बातों में मस्त हैं। आपको समय मिले तो कुछ काम की बात कर लेंगे। कहते हुए सीमा ने प्रमोद का ऑफिस छोड़ा। छोड़ना तो घनश्याम भी चाहता था इन यादों को। चाय का प्याला लेकर वह गैस फायर के सामने रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। उसके दूसरे हाथ में वही चिट्ठी थी जो अभी तक उसने खोलकर नहीं देखी थी। सोचते हुए कि इस बार कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है, वह चाय की चुस्कियां लेने लगा। गरम चाय थोड़ी कड़वी थोड़ी मीठी, हर घूंट कलेजे में गर्माहट छोड़ते हुए नीचे उतरने लगा। उसे बाएं बाजू में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने स्वयं को सांत्वना दी कि ठंड बहुत है, शायद इसीलिए दर्द हो रहा होगा। अब जवानी तो नहीं रही, बुढ़ापे में इंजर पिंजर भी तो ढीले हो जाते हैं। उसने शॉल को थोड़ा और चारों ओर लपेट लिया। दर्द तो उस दिन भी उठा था, यह जब शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने कभी कभी सीने और कभी बाजू में हल्का सा दर्द लगने लगता है, शायद बदहजमी के कारण होगा। कारण जानने के लिए डॉक्टर ने जांच करते हुए कहा, मिस्टर गुप्ता, आप डायबिटिक हो। हर समय यह सिगरेट आपके होठों के साथ चिपकी रहती है, एक अभी बुझने भी नहीं पाती, आप दूसरी सुलगा लेते हो। छोड़ क्यों नहीं देते इस जहर को? सभी कुछ तो छूट गया है डॉक्टर, अब इसे भी छोड़ दूंगा तो जीऊंगा किसके सहारे? ये मेरी सांसों के साथ जलती है। इसके बुझते ही घनश्याम भी बुझ जाएगा। और एक जोरदार ठहाका मारकर घनश्याम कुर्सी छोड़कर उठ गया। डॉक्टर साहब जानते हैं कि इस ठहाके के पीछे कितना दर्द छुपा है। इस दर्द की दवा कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। चाय की खाली प्याला उस पास पड़ी मेज पर रखते हुए उसकी निगाह उस चिट्ठी की ओर गई। उसके कांपते हाथों ने लिफाफा खोला। अंदर से एक कार्ड झांक रहा था। घनश्याम ने जल्दी से कार्ड निकाल कर पढ़ा। हम सब की ओर से आपको 65वीं वर्षगांठ की बहुत बधाई पुनीत। कार्ड बेटे की ओर से था। ओह, तो आज मेरा जन्मदिन है। अगर मैं 65 का हो गया हूँ तो सीमा भी तो 60 वर्ष की होने वाली है। कैसी लगती होगी वह पके बालों के साथ। अब तो चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां भी पड़ गई होंगी। झुर्रियों के संग तो वो और भी सुंदर दिखती होगी। भाई, नानी दादी तो बन गई है और एक मैं हूँ, तिरस्कृत पति, नाकामयाब पिता, व कायर ग्रैंड डैड। यही तो है मेरी पहचान। सीमा को तो शर्म आती होगी बच्चों के सामने मेरा नाम लेते हुए भी। शर्म आए भी तो क्यों ना, मैं हूं ही इस काबिल। जिसने बच्चों को तो छोड़ा, अपने नाती पोतों की सूरत तक नहीं देखी। मुझसे अधिक बदनसीब और कौन होगा? बाएं बाजू के साथ अब तो सीने में भी दर्द उठने लगा था। कार्ड का लिफाफा हाथ से फिसलकर गोदी में गिर गया। घनश्याम ने कठिनाई से दाहिना हाथ उठाकर ऊंचा करके सिगरेट का एक जोर से कश खींचा। सारी छाती सिगरेट के धुएं से भर गई। उसे जोरदार खांसी आई। खांसते हुए उसने फिर से कश लेने का प्रयत्न किया। इस बार वह हाथ उठने में असमर्थ रहा। हाथ में इतनी भी ताकत न बची कि दुखते हुए सीने पर रख सके। सांसें पहले तेज और फिर धीमी होने लगी। जलती हुई सिगरेट राख की लंबी लकीर छोड़ती हुई उंगलियों में सुलग कर बुझ गई। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।